हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायो आइसोस्टेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आज देखने वाले हैं। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे कवर किए हैं, प्रोटीन बाइंडिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेट्स। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से देख लें, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेक्चर है। मैंने उसे बहुत ही डिटेल लेक्चर किया है, आपको जीपैट और सेमेस्टर दोनों में हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहले हम जानते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म होता क्या। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे बायो आइसोस्टेरिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है बायो, बायो और एक है आइसोस्टर। बायो मीन्स हो सकता है ना कोई बायोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, जो हम ड्रग लिए, ठीक है, ये मान लेते हैं एक ड्रग है, इसको हम लोग लिए अपने ओरल रोड से, और लेने के बाद ये एक्टिव ड्रग मीन्स ये हमारा डिजीज को ठीक कर दे रहा है, तो इसको हम लोग बायोलॉजिकली एक्टिव ड्रग कहेंगे। और कोई मान लेते हैं ऐसे ही ड्रग लिए, ठीक है, जैसे कि ये कोई कुछ ना हो, शुगर का पिलेट्स हो जो हम ले रहे हैं, जिसका कोई बायोलॉजिकल एक्शन नहीं हो, ड्रग तो ये भी कहलाएगा, लेकिन बायोलॉजिकली इनएक्टिव ड्रग कहला सकता है, क्योंकि इसका हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं है। जबकि एक ड्रग ले रहे हैं, इसका बायोलॉजिकल सिस्टम पे इफेक्ट है, मीन्स हमारा डिजीज को क्या कर रहा है, ठीक कर दे रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। और आइसोस्टर क्या होता है, आइसोस्टर देखिए, बस एक लाइन में अगर समझना चाहे तो आइसोस्टर मतलब दो कंपाउंड का सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब बोले तो जैसे कोई भी सेम ग्रुप का अगर एलिमेंट हो, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ले लेते हैं, अगर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सभी जानते हो, 1s2 2s2 2p6 वगैरह, ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। तो ये दोनों कंपाउंड का क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन का सेम होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसको आइसोस्टर कहेंगे। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो तो उनका टोटल चार्ज सेम रहेगा। अगर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा और उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी कैसे रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे। अगर आइसोस्टर है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, टोटल चार्ज सेम रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो टोटल चार्ज सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है हमारा आइसोस्टर। अब हम लोग बायो आइसोस्टर की बात करते हैं। बायो आइसोस्टर क्या होता है, ठीक है, आइसोस्टर तो हम समझ गए। देखिए बायो आइसोस्टर मतलब कुछ नहीं होता है, बस वही समझिए जो आइसोस्टर है उस, अगर सब कुछ सेम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और सब सारा चीज़ सेम है, तो उस क्या करेगा ना, सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट भी देगा। अगर सब कुछ सेम है तो बायोलॉजिकल इफेक्ट भी सेम है। तो अगर वह बायोलॉजिकल वर्ड आ गया तो इसीलिए यहाँ पे बायो आइसोस्टर्स कहलाता है, ठीक है। आइसोस्टर में क्यों कहलाया, क्योंकि उसमें बायो नहीं है। अगर उसमें कुछ बायोलॉजिकल रोल्स हम बात करेंगे तो उसको हम लोग बायो आइसोस्टर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक नाइट्रोजन लेते हैं और एक कार्बन मोनोक्साइड लेते हैं, ठीक है, N2 और CO। अब देखिए N2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकालोगे तो N2 का एटॉमिक नंबर 7 होता है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, तो 7 इंटू टू कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन आया हमारा। वहीं पे CO का निकाला तो कार्बन का हमारा 6 होता है, आप सभी जानते हैं। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हमारा 8 होता है, 8 6 कितना हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन। दोनों का इलेक्ट्रॉन कितना आ गया हमारा, 14 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने के कारण इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम लोग, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो बायो आइसोस्टर कहलाएगा। बायो आइसोस्टरिज्म भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लासिकल, एक होते हैं नॉन क्लासिकल। क्लासिकल की अगर मैं बात करूँ तो वैसे बायो आइसोस्टर जो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखते हैं लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाता है, इसको क्लासिकल कहेंगे। बायो आइसोस्टरिज्म क्या होता है, जनरली एक बार में हम समझे तो बायो आइसोस्टरिज्म ऐसे आइसोस्टर हैं जिनका बायोलॉजिकल रोल सिमिलर हो, उसको हम लोग बायो आइसोस्टर कहेंगे। लेकिन अगर दो टाइप का जो हुआ, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, क्लासिकल में ऐसे आते हैं ऐसे बायो आइसोस्टर जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेम हो, लेकिन इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो, और उनका शेप भी क्या रहेगा ना, सेम रहेगा। देखिए क्या क्या सेम रहेगा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगा, शेप साइज सेम रहेगा, लेकिन डिफर क्या कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इनका डिफर कर रहा है, जिसके कारण ये क्या कहलाएंगे, क्लासिकल बायोआइसोस्टर्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, देखोगे फ्लोरीन और क्लोरीन, देखिए यहाँ पे ध्यान से मेंशन है आपका, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेरा 7 ऑर्बिटल है, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगा। इस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगा, आप सभी जानते हो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आप सभी जानते हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताएँ। तो कहीं न कहीं अगर डिफ़र कर रहा है, हम इसकी बात किए ना अभी क्वेश्चन आपको दिया कि दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो रहा है? तो इसका मतलब कहीं न कहीं एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी में डिफ़रेंस शो करेगा, करेगा ही। ऑफ़ कोर्स है, अगर प्रॉपर्टी कुछ अलग हो रहा, तो अपना फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग शो करेगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है। वहीं पे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इनका फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। अब अगर क्लासिकल की सब डिवीज़न की मैं बात करूँ, सब डिवीज़न बोले तो क्लासिकल में ही मल्टी डिवीज़न हो गया जो मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट आप सभी जानते हो, सिंगल वैलेंसी वाला। मोनो मीन्स सिंगल, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एक से बाइंड किया है। वहीं पे डाइवैलेंट की अगर बात करूँ तो डाइवैलेंट क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। डाइवैलेंट में 2 साइड से ये बाइंड कर रहा है, मीन्स इधर भी एक है और एक इधर भी बाइंड कर सकता है, 2 वैलेंस है इसका। सल्फर हो गया और सेलेनियम हो गया हमारा डाइवैलेंट। वहीं पे मैं ट्राइवैलेंट की बात करूँ, ट्राइवैलेंट मतलब 3 वैलेंसी से बाइंड करेगा, 3 वैलेंसी से बाइंड करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, CH है, यहाँ पे एक और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन तो आप सभी जानते हैं ट्राइवैलेंट होता ही है, ठीक है? तो नाइट्रोजन क्या हो गया हमारा, ट्राइवैलेंट हो गया। वहीं पे रिंग इक्विवेलेंस एक आता है, रिंग इक्विवेलेंस, वो शेप में सिमिलैरिटी शो करता है। शेप में क्या करेगा, सिमिलैरिटी शो करेगा, लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स हम लोग क्लासिकल ही पढ़ रहे हैं, तो क्लासिकल का ही तो टाइप है। तो क्लासिकल का टाइप है तो सब सिमिलर रहेगा। ये सारा कुछ क्या करेगा ना, शेप साइज में सिमिलैरिटी शो करेगा, लेकिन इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगा। तो थायोफीन और फ्यूरान में आप देख सकते हैं, थायोफीन, फुरान, ठीक है? इनका शेप क्या कर रहा है ना, से शेप सेम सेम है, लेकिन इनका जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर है। तो ऐसा क्यों है? तो हम लोग बायोइसोस्टेरिज्म क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, डिफर करता है तो क्यों करता है? तो देखिए, अगर हम कुछ थायोफिन्स का ट्रेनिंग कंपाउंड लेते हैं, तो ये क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कॉज़ करेगा। लेकिन हमको चाहिए तो ऐसा ही कंपाउंड, क्योंकि ऐसा ही शेप साइज़ देकर क्या होगा, रिसेप्टर पे मेरा बाइंड करेगा। रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, तो इसके जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव के तौर पे फुरान यूज़ कर सकते हैं, जो कि टॉक्सिसिटी भी कम काउज़ करे या ना काउज़ करे, और हमारा रिसेप्टर से भी ईज़िली बाइंड हो जाए, और इनका जो है क्या करेगा, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी क्या करे, दे आसानी से। तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। वहीं पे अगर नॉन क्लासिकल की बात करें, नॉन क्लासिकल मतलब ऐसे बायोआइसोस्टर जिनका सेम नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो, ठीक है? सेम नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो, लेकिन उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसा होना चाहिए? बायोलॉजिकल एक्टिविटी उनका सेम होना चाहिए। बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेम होने के कारण क्या करेंगे, वो बायोलॉजिकल एक्शन जो है ना, सेम परफ़ॉर्म करेंगे अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। आप यहाँ पे देख रहे हैं एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल जो है हमारा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, हमारा साइक्लिक है और एक नॉन साइक्लिक है, इसका सब डिवीज़न ये आता है। एस्ट्राडायोल क्या है हमारा, साइक्लिक है। नॉन क्लासिकल का सब डिवीज़न साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइक्लिक है और यहाँ पे नॉन साइक्लिक। ये हमारा क्या हो जाएगा, एस्ट्राडायोल हो जाएगा साइक्लिक वाला। नॉन साइक्लिक की अगर बात करें तो डाईइथाइल एस्टिल बेस्टिरोल, जिसका ये कंपाउंड है, देखिए नॉन साइक्लिक है, यहाँ पे रिंग नहीं है, खत्म हो गया, यहाँ पे रिंग खत्म हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या करें, नॉन साइक्लिक कहा गया। देखिए, और इसका यूज़ जो डाईइथाइल एस्टिल बेस्टिरोल है ना, ये आर्टिफिशियल फीमेल हार्मोन है, जो कि एंशिएंट टाइम में पहले के लोग जो है ना, इसको यूज़ करते थे कब, जब कैंसर का सिचुएशन आ जाता, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, या फिर जो किससे मिल के बना है, ये जो है ना ईस्ट्रोजन कंटेनिंग हार्मोन जो होता है फीमेल में, उससे मिलकर के बना है हमारा डाईइथाइल एस्टिलबेस्टेरोल, जो कि एंशिएंट टाइम में यूज़ होता था। लेकिन इसका हाई टॉक्सिसिटी के कारण ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज़ करता था। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्या कर दिया, ये ड्रग जो है बैन कर दिया गया, इसका जो है अल्टरेशन कर दिया गया डाईइथाइल एस्टिलबेस्टेरोल का। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है ना, चेंज हो जाता है कभी-कभी। अब साइक्लिक, नॉन साइक्लिक हम तो बोल रहे हैं, ठीक है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब मेरा मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है? लेकिन इनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी बस डिफ़र करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफ़र है। तो ये ड्रग की जगह हम कभी कहीं साइक्लिक है, एक नॉन साइक्लिक है क्या, तो ऐसा जगह होगा जहाँ मेरा ड्रग साइक्लिक काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन वहाँ क्या होगा, नॉन साइक्लिक ड्रग काम कर जाएगा। तो ऐसे ड्रग को हम ईज़िली क्या करेंगे, वहाँ यूज़ करेंगे। अब हम लोग बायोअसिस्टेडिज्म क्यों करते हैं? हम क्यों एक ड्रग को दूसरे ड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं? इसलिए क्योंकि इसका सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर सेलेक्टिविटी के कारण। ग्रेटर सेलेक्टिविटी बोले तो
जो ड्रग है, अगर मेरा ड्रग है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे थायोफिल लगा दिए। शेप सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, साइज़ सेम है, लेकिन इनका क्या होगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी अलग-अलग होने के कारण ये हो सकता है कि मेरा टॉक्सिसिटी कॉज़ कर दे और ये सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला क्या करे, मेरा सेलेक्टिव हो जाए, आसानी से रिसेप्टर से बाइंड करे और अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे दे। तो इसीलिए हम आइसोएस्ट्रिज्म का यूज़ करते हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए हो सकता है कि ये कंटेनिंग कंपाउंड हमारा ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दे, जबकि ये जो है मेरा सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन कर रहा हो, लेकिन साइड इफ़ेक्ट इसका कम है। तो ऑफ कोर्स है कि हम प्रेफ़र कौन-सा करेंगे, जिसका साइड इफ़ेक्ट कम है, लेकिन बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट उसका सेम है। उसका टॉक्सिसिटी घटाने के लिए, किसी ड्रग का टॉक्सिसिटी घटाने के लिए हो सकता है हम एक ड्रग लिए, सल्फ़र कंटेनिंग ड्रग लिए और एक ऑक्सीजन कंटेनिंग ड्रग लिए। सल्फर कंटेनिंग ड्रग में क्या होगा ना हमारा हो सकता है कि ये टॉक्सिसिटी कॉज़ कर दे हमारा बॉडी में जाकर इन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कर दे। 2 ड्रग लेने के बाद ड्रग इंटरेक्शन हो जाए और क्या करे टॉक्सिसिटी कॉज़ कर दे। टॉक्सिसिटी होने के कारण क्या होगा हमारा बॉडी जो है डिजीज़ हो जाएगा और ख़राब होने जाएगा, ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाएगा हमारा तबीयत। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे साइड इफ़ेक्ट को और टॉक्सिसिटी को घटाने के लिए बायो आइसोस्टेरिज्म का खोज करते हैं। मीन्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब कुछ सेम हो, लेकिन उनका बायोलॉजिकल रोल क्या हो, कभी-कभी बायोलॉजिकल रोल सेम हो, लेकिन उनका क्या हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग हो या उनका शेप साइज़ थोड़ा अलग हो, जो कि अच्छा एक्शन दे रहा है, सेम एक्शन दे रहा है, लेकिन वो टॉक्सिसिटी कम है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ कोर्स है कि बढ़ा देगा। मेटाबॉलिज़्म क्या होगा, बढ़ा देगा अगर हम लोग बायोआइसोस्टेरिज्म करते हैं। तो कहीं न कहीं बायोआइसोस्टेरिज्म किससे लिंक है? जो आजकल के जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रहे हैं, आपने नाम सुना होगा। ड्रग डिज़ाइन हो रहे हैं जिनको जो ऐसे ड्रग को डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि पेशेंट के लिए कम्फ़र्टेबल हो। किसी-किसी पेशेंट को क्या होता है ना, किसी देखिए किसी पेशेंट को क्या होता है दूध से क्या होता है एलर्जी होती है। अगर उन्होंने लैक्टोज़ कंटेनिंग कंपाउंड खा लिया या पी लिया तो उनको क्या होगा वोमिट हो जाएगा। किसी-किसी को अंडा खाने से ऐसा होता है। तो सबका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन बॉडी का अलग-अलग है। तो अलग-अलग मोड ऑफ सिलेक्शन के कारण बायोआइसोस्ट्रिज्म बहुत अहम रोल प्ले करता है। जिसके कारण अलग-अलग लोगों को हम लोग अलग-अलग दवा देकर उनको आसानी से बचा सकें बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, बिना कोई टॉक्सिसिटी के। ठीक है? अब इनका बायोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं। बायोआइसोस्टेरिज्म की बायोलॉजिकल एक्शन क्या होगा? तो बायोआइसोस्टेरिज्म हेल्पफुल है बेटर ड्रग डिज़ाइन में। हमने अभी बात किया कि बायोआइसोस्टेरिज्म को क्या कर सकते हैं, हम बेटर ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पेशेंट कम्फर्ट। जो कि पेशेंट है हमारा, वो कैसा कंफर्टेबल रहेगा, कौन-सा ड्रग देने के बाद कंफर्टेबल रहेगा। हम पेशेंट का क्या करेंगे, हिस्ट्री जानेंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा बीमारी से पीड़ित हो, तो उसका हिस्ट्री देखेंगे, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, कौन-कौन सा ड्रग उन्होंने लिया है। तो हो सकता है वो हम ड्रग नहीं दें, जो कि बाद में क्या करे, अब कहीं न कहीं ड्रग लिया होगा तो उसका एक्युमुलेशन तो उसके बॉडी में हुआ होगा। जिसके कारण क्या होगा, अगर हम दूसरा ड्रग दे सकते हैं देंगे तो हो सकता है कि उससे बाइंड कर जाए और उससे क्या है टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दे। तो इसलिए उस पेशेंट के लिए हम अगर मान लेते हैं तो सल्फर कंटेनिंग ड्रग दे देंगे और एक पेशेंट है जिसका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, उसका अभी-अभी तबीयत खराब है, तो उसको हम ऑक्सीजन कंटेनिंग ड्रग दे देंगे। समझ पा रहे हो? तो ये हमारा क्या हो इसका रोल हो गया। अब बायोआइसोस्टेरिज्म जो है हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव ड्रग। सभी जानते हैं बायोआइसोस्टेरिज्म अगर हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम पेशेंट के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये काम कर रहे हैं, तभी तो सेफ ड्रग और मोर इफेक्टिव ड्रग यहाँ पे दे पा रहे हैं। सेफ ड्रग बोले तो अगर सेफ ड्रग वही हुआ जो टॉक्सिसिटी क्रिएट ना करे, मैंने अभी बात किया ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग का मैंने बात कर रहा था, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट ना करेगा और ये कर देगा। तो ये क्या हम सेफ ड्रग देने में उसके काबिल हैं और ये जनरली यूज़ होता है रिड्यूस टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने में, बायोअवेलेबिलिटी को चेंज करने में। अब बायोअवेलेबिलिटी को चेंज करने में कैसे यूज़ होगा? अगर कोई ड्रग लिए हम, ठीक है? अगर कोई ड्रग लिए और वो ड्रग हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा? जैसे आपने कोई ड्रग लिया, ठीक है? ड्रग लिया तो इसका कहीं न कहीं एब्ज़ॉर्प्शन होगा, हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो जो ड्रग ज़्यादा बाइंड करेगा रिसेप्टर से, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया ऑक्सीजन कंटेनिंग और सल्फर कंटेनिंग ड्रग को, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि ये ड्रग क्या करेगा ना हमारा आसानी से जाकर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। रिसेप्टर से बाइंड करेगा तब तो इसका एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा, उतना अच्छा से एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा और ये ड्रग फ्री है और लिपोफिलिक भी है। लिपोफिलिक ड्रग होने के कारण क्या करेगा आसानी से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स है उसका ज़्यादा होगा और उसका बढ़ जाएगा। तो ऐसे ड्रग को हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जिनका बायोअवेलेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो और जल्दी से जल्दी क्या करे, ठीक करे हमारे बीमारी को। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, होप सो आपको समझ में आ गया हो। अब कुछ अगर कहीं भी डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि मैं उसको पूरा देने का कोशिश करूँगा, ऑफ कोर्स करूँगा।
ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप सभी जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कि ऑप्टिकल और आइसोमर, आइसोमर तो होता है सेम मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। आइसोमरिज्म आपने पढ़ा होगा। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी रहेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों कंपाउंड का सेम रहेगा। दो कंपाउंड लेने के बाद इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी सेम है, स्ट्रक्चर भी दोनों का सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं बिहेवियर पीपीएल के थ्रू इनका डिफरेंट करता है। मीन्स पीपीएल बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वैसा कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट कर दे, जैसे कि एक कंपाउंड है जो कि हमारा राइट रोटेट कर दे रहा है पीपीएल को, और दूसरा कंपाउंड है जो कि लेफ्ट रोटेट कर रहा है। तो राइट रोटेट को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और जो लेफ्ट रोटेट करे उसको लेवो रोटेटरी कहते हैं। इसको राइट वाले को पॉजिटिव भी कह सकते हैं और लेफ्ट वाले को हम लोग निगेटिव भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, कोई लाइट सोर्स हम सन मान लेते हैं, सूरज से लाइट आ रही है, तो उसका ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के कारण ऑर्डिनरी लाइट की हर डायरेक्शन में रहेगा, सारा डायरेक्शन में क्या होगा, ये कोई सन रहेगा ना, आपने सन तो बहुत बनाया होगा बचपन में ऐसे करके, जो सूरज रहता है उसका हर तरफ लाइट रहेगा, ऑर्डिनरी लाइट रहेगा इसका, ठीक है। उसको हम लोग निकल प्रिज्म से पास करते हैं, निकल प्रिज्म से पास करते हैं तो देखिए पीपीएल में कन्वर्ट कर देता है। पीपीएल बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, ये ऐसा टाइप का कन्वर्ट कर देता है। अगर ऐसा ही रह गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर पीपीएल को हम लोग फिर से कंपाउंड से पास करें, सॉल्यूशन ऑफ केमिकल, वैसा कंपाउंड हमने बोला ना, अभी दो कंपाउंड को कंपेयर करते हैं, तो हमने यहाँ दो, एक कंपाउंड ये ले लिया और एक कंपाउंड मान लेते हैं, अगर ये लेते हैं एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड मेरा ये है, तो एक बार इससे पास कराएं तो क्या किया, हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिया, मीन्स ये पीपीए को क्या किया ना, इधर की ओर घुमा दिया, इधर की ओर घुमा दिया। और जबकि इस कंपाउंड से पास कराएं तो ये क्या किया, पीपीएल को इधर की ओर मतलब लेफ्ट की ओर घुमा दिया। ये क्या किया, राइट की ओर घुमा दिया, तो इसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे या पॉजिटिव साइन कहेंगे। अगर हमारा कंपाउंड में पीपीएल को पास करें और ये पीपीएल को क्या करेगा ना, लेफ्ट की ओर घुमा देगा, तो इसको हम लोग लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो यही हो गया ना, अगर घुमा रहा है डेक्स्ट्रो या लीवो हो रहा है, जिसके कारण ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर पीपीएल को पास करें सॉल्यूशन से और ये पीपीएल घूमे ही ना, तीन सिचुएशन बनेगा, या डेक्स्ट्रो या लीवो या नो ऑप्टिकल इनएक्टिव भी कह सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऐसा ही रह गया, तो इस क्या हो गया, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं किया। अब जैसे कि एक बात करते हैं हम, यहाँ पे देखिए दो कंपाउंड, एक कंपाउंड लिए, इसको हम लोग कायरल कार्बन तो फोर्स है ही, इसका अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं तो कैसा बनेगा, मिरर से पास करेंगे तो आप देखोगे इस टाइप का बनेगा, COOH OH, और ये वाला कंपाउंड घूम जाएगा, इधर H रहेगा, इधर CH3 आ जाएगा। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमा अगर राइट की ओर घुमा दिए, और ये क्या हुआ, लीवो रोटेटरी हुआ अगर लेफ्ट की ओर घुमा दिए। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड हुआ कि नहीं, एक डी है एक एल है, अलग अलग कंपाउंड है। और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहने का मतलब है कि अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो पूरी तरह से नहीं चिपकेगा। आप अगर दोनों हाथ को रखो एक दूसरे के ऊपर, हाथ जोड़ते हो ना उस तरह से, तो उसको हम लोग सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहेंगे। आपका दोनों हाथ मिरर इमेज है और आप दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हो, तो उसको हम लोग सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहेंगे। लेकिन आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो, रख के देखो, यहाँ ट्राई करो ट्राई करो, रख के देखो, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ देखो, आप देखोगे जिधर आपका लास्ट वाला फिंगर रहेगा उधर आपका थंब जाएगा, अंगूठा उस साइड जाएगा। तो ये नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो है ही, लेकिन नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। होप सो आपने किया होगा। और ये समझने के लिए आपको करना पड़ेगा, आप देखिए समझ के पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और सब समझ में भी आएगा। देखिए ठीक है, इनैंसियोमर हो जाएगा। इनैंसियोमर किसको कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को हम लोग इनैंसियोमर कहते हैं। और ये क्या करेगा, इनैंसियोमर क्या करता है, इनैंसियोमर जो है ना इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को घुमाता है। इसको भी यहाँ पे देखिए, पहले इम्पोज करने का एक तरीका होता है, इनैंसियोमर का एक इम्पोज करने का तरीका होता है। पहले इसको 180 डिग्री पे घुमाएगा, 180 डिग्री पे घुमाएगा, मैं COOH यहाँ ले आएगा, फिर इसको इम्पोज करेगा, यहाँ भी 180 डिग्री पे घुमाएगा, फिर इसको इम्पोज करेंगे, क्या होगा, अगर सब घूमेगा तो सबका तो पोजीशन चेंज ही हो जाएगा। तो ऐसे भी अगर मान लेते हैं, अगर सिंपल ऐसे भी देखें या ऐसे भी देखें तो क्या होगा, नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगा। तो अगर नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो इसको हम लोग इनैंसियोमर कहेंगे। स्टेरियो आइसोमर विच नन मिरर इमेज, और उसको डाई स्टेरियोमर कहते हैं, ठीक है। वैसा स्टेरियो आइसोमर जो कि मिरर इमेज ही ना हो,
मिरर इमेज ही अगर नहीं होगा ना तो उसको हम लोग डायस्टेरियोमर्स कहेंगे। ये देखिए दोनों कंपाउंड है हमारा। ये जो है मिरर इमेज आपको कहीं से दिख रहा है? कहीं से ये मिरर इमेज नहीं दिख रहा है। CH3 इधर है, OH H इधर आ गया, BR H CH3, ठीक है। तो ये मिरर इमेज है ही नहीं। अगर मिरर इमेज नहीं है, आप अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप ऐसा कंपाउंड को कॉपी में बनाओ और आप आईना आईना के सामने रख के देखो। ये दोनों कंपाउंड का जो है ना जैसा दिखना चाहिए था वैसा ही है नहीं। आपको यहाँ पे लग नहीं रहा होगा ऐसा, लेकिन आप ये कंपाउंड बनाओ और उसको मिरर में सामने रख के देखो। ये कंपाउंड चेंज होगा, इंटरचेंज होगा, तब उसको मिरर इमेज कहेंगे। यहाँ पे लेकिन बियर का साइड सेम साइड हो गया, तो मिरर इमेज है ही नहीं। अगर मिरर इमेज है ही नहीं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाई कहेंगे। ठीक है जी। अब इनका बायोलॉजिकल रोल देखते हैं, ठीक है। स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो हम लोग पढ़ लिए, तो हम लोग इसका कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल रोल में एक्शन देखेंगे तभी तो पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एल फॉर्म जो एड्रेनालिन की अगर बात करें तो लेवोरोटेटरी फॉर्म ऑफ एड्रेनालिन। लेवो क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ऑप्टिकल पीपीएल को क्या लेफ्ट की साइड घुमाया होगा। एड्रेनालिन की बात करें तो ज़्यादा एक्टिव है, मोर एक्टिव है डी फॉर्म ऑफ एड्रेनालिन। डेक्स्ट्रो फॉर्म एड्रेनालिन का उसका में एक्टिव है एल फॉर्म, मीन्स लेबोरोटेटरी जो रहेगा वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा डी फॉर्म एड्रेनलिन की अगर बात करें। लेकिन कुछ केस में क्या होता है ना, एक इनएंसियोमर एक्टिव रहता है जबकि दूसरा इनएंसियोमर टॉक्सिक हो जाता है। एक इनएंसियोमर कैसा रहता है? एक्टिव, जबकि दूसरा इनएंसियोमर टॉक्सिक हो जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डी पेनिसिलामाइन जो है अर्थराइटिस में यूज होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी पेनिसिलामाइन को क्या करें? अगर हम पेनिसिलामाइन कंपाउंड से पास कराएं ऑर्डिनरी पीपीएल को, अगर पेनिसिलामाइन से पास कराएं तो डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी किया मीन्स राइट में पीपीएल को रोटेट कर दिया था, इसीलिए इसको हम लोग डी पेनिसिलामाइन कहें। समझ गए आप लोग? तो डी पेनिसिलामाइन को हम लोग यूज़ करते हैं आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। जबकि सेम कंपाउंड का देखिए एल पेनिसिलामाइन टॉक्सिक हो जाता है। डी पेनिसिलामाइन क्या किया? आर्थराइटिस में इसका ट्रीटमेंट में यूज़ किया, लेकिन एल पेनिसिलामाइन यह टॉक्सिक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हम लोग कन्फिग्रेशन जो है ना उसका उल्टा हो गया। कन्फिग्रेशन उल्टा होने के कारण ड्रग जो है बाइंड ही नहीं किया हमारा रिसेप्टर से। अगर ड्रग रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करेगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, मीन्स हमारा बायोलॉजिकल एक्शन शो ही नहीं करेगा। तो वही हो गया। अगर एक फॉर्म क्या होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों कंपाउंड अलग अलग है। अलग अलग समझ सकते हो, डी रोटेट कर रहा है, एल रोटेट कर रहा है। जहाँ डी और एल हुआ तो कहीं ना कहीं दोनों कंपाउंड अलग अलग हो गया। अलग अलग हो गया तो एक क्या हुआ, हमारा अच्छा इफेक्ट दे रहा है और एक हमारा टॉक्सिक हो गया। सिमिलर है। तो बायोलॉजिकल एक्शन यही होता है इसका। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखिए कितना प्यारा नाम है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आपने बचपन में ज्योमेट्रिकल बॉक्स के लिए तो बहुत ड्रामा किए होंगे, बस उसी से समझिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी है। यहाँ पे कंपाउंड जो कंटेन करता है एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो, डिफरेंट हो। मीन्स इनका एम्पेरिकल फार्मूला बोले तो केमिकल फार्मूला भी बोल सकते हैं, इनका सेम हो लेकिन इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफर करता है। इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहेंगे। अगर सेम टाइप का एटम सेम साइड में रहे तो उसको हम लोग सिस कहेंगे। देखिए ध्यान से, सेम टाइप का एटम है, क्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है, सेम साइड में है कि नहीं? ऊपर में ही है, अरे जैसे नीचे में है, तो इसको हम लोग सिस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए CL यहाँ पे अपोजिट साइड में ऐसे डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई का साइन अगर बन गया तो क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई का साइन बनेगा तो ट्रांस कहेंगे, लेकिन अगर कंपाउंड है इक्वल टू का साइन बन रहा है तो सिस कहेंगे। ठीक है जी। तो यही होता है हमारा सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस ऑलवेज अगर डबल बॉन्ड में होगा। हाँ, ऐसा क्यों होगा? सिस ट्रांस डबल बॉन्ड में ही क्यों होता है? देखिए हम अगर सिस ट्रांस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हम ऐसा ही कंपाउंड में देखते हैं ना कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, कौन सिस है कौन ट्रांस है। तो सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं देखते? क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड तो है नहीं। पाई बॉन्ड ना होने के कारण ओवरलैपिंग कैसा होगा? अगर इसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, समझिए आप लोग, इस टाइप का होगा। इस टाइप के होने के कारण क्या होगा ना, ये इजली क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा। इजली रोटेट करते रहेगा, तो इजली रोटेट करेगा तो अपना कन्फर्मेशन चेंज करेगा कि नहीं? कन्फर्मेशन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बदल जाएगा, जिसके कारण एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बदल जाएगा तो क्या होगा, हमारा सिस ट्रांस का कोई कंसेप्ट ही नहीं लगेगा। क्योंकि कन्फर्मेशन में बार बार चेंज करेगा, बार बार चेंज करने के कारण ये रिसेप्टर से बाइंड भी नहीं करेगा। क्योंकि रिसेप्टर को पता ही नहीं चलेगा किसको बाइंड करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि बार बार तो ये कन्फर्मेशन चेंज कर ले रहा है। ठीक है। अगर सिस ट्रांस हमारा डबल बॉन्ड में होता है, अगर कन्फर्मेशन चेंज कर, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं
तो डबल बॉन्ड में कहीं न कहीं ऐसा ओवरलैपिंग होगा, ऐसा ओवरलैपिंग हो जाएगा। ऐसा ओवरलैपिंग अगर हो गया, ऐसा ओवरलैपिंग हो गया तो ये घूमने देगा क्या इसको? इधर से भी पकड़ के रखा है, इधर से भी पकड़ के रखा है, तो भाग कहाँ से भागेगा? तो ये बोलेगा मैं भागूँगा ही नहीं। नहीं भागेगा इसीलिए तो ये सिस ट्रांस का आया कि हाँ, अगर सेम साइड है तो सिस हो गया, अपोजिट साइड है तो क्या हो गया? ट्रांस हो गया। लेकिन अगर सिंबल ही रहता, ऐसे रहता, तो एक इधर रहता तो ये बाद में ऐसे पलट जाता, इधर पलट जाता, तो ऐसा इसका कोई महत्व नहीं रहता। तो इसीलिए जो सिस ट्रांस का या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़्म कहाँ होता है? डबल बॉन्ड में ही होता है। अब इसका हम बायोलॉजिकल एक्शन की अगर बात करें, तो 2 फॉर्म में सिस फॉर्म और एक ट्रांस आता है, ठीक है? सिस फॉर्म ज़्यादा एक्टिव है रिसेप्टर से देन ट्रांस फॉर्म। सिस फॉर्म क्या करेगा ना, ये अगर कोई रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है तो इससे क्या करेगा, सिस फॉर्म वाला जाकर बाइंड करता है। देखिए यहाँ पे सिस फॉर्म वाला क्या करेगा, बाइंड करेगा ClHH। यहाँ पे सिस फॉर्म वाला आसानी से जाकर, क्योंकि 2 हाइड्रोजन की जगह है यहाँ पे, तो क्या करेगा, इससे बाइंड कर लिया, आसानी से बाइंड कर लिया। क्योंकि सिस फॉर्म क्या करेगा ना, प्रॉपरली ओरिएंट हो जाता है रिसेप्टर के, आसानी से क्या ओरिएंटेशन, 2 हाइड्रोजन का जगह था, तो यहाँ क्लोरीन अगर हम डाल देते हैं तो क्या करेगा, ये ज़्यादा एक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे सिस है तो इजीली क्या करेगा, अपना एक्शन शो कर जाएगा। ठीक है जी। तो वहीं पे अगर डाईइथाइल, एक एग्जांपल की बात करें, डाईइथाइल एसिटिल बेस्टेरोल, मैंने ऊपर आपको बताया डाईइथाइल एसिटिल बेस्टेरोल क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर में इसका यूज होता है। तो इसका भी 2 फॉर्म होगा, एक ट्रांस फॉर्म होगा और एक सिस फॉर्म होगा। लेकिन इसका क्या होता है, डाईइथाइल स्टील बेस्टोल का ट्रांस फॉर्म ज़्यादा एक्टिव होता है। ट्रांस समझ रहे हो आप लोग? यहाँ Cl है और इस नीचे Cl है, अपोजिट साइड जो आ रहा है उसको ट्रांस कहेंगे। तो डाईइथाइल स्टील बेस्टोल का ट्रांस फॉर्म जो है 14 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है, मीन ज़्यादा बेनिफिशियल है देन सिस फॉर्म से। तो एमोंग द आप देख सकते हैं यहाँ पे टोमेक्सिफिन जो है हमारा एंड क्लोमिफेन, टोमोक्सीफेन और क्लोमिफेन में क्लोमिफेन का सिस फॉर्म ज़्यादा एक्टिव है टोमोफेक्सीफेन के मुकाबले, ठीक है? तो सिस फॉर्म जो है क्या करेगा, ज़्यादा एक्टिव है, किसी का सिस फॉर्म एक्टिव है, किसी का ट्रांस फॉर्म एक्टिव है। तो ये हम लोग पेशेंट के कंफर्टेबिलिटी पे बनाते हैं कि पेशेंट जो है हमारा किससे इजिली बाइंड करेगा, मीन्स हमारा जो रिसेप्टर है उसका किससे इजिली बाइंड करेगा, उसके कंफर्ट के अनुसार हम लोग सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म देते हैं। कोई कोई किसी किसी रिसेप्टर का जो है ओरिएंटेशन होता है ट्रांसफॉर्म के मुकाबले, मीन्स अगर ट्रांसफॉर्म से क्या करता है, वो ज़्यादा जल्दी बाइंड करता है, इजिली बाइंड करता है, और किसी किसी का होता है सिस फॉर्म से। ज- ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से ज्वाइन करें। वहाँ से आपको इजीली नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको जल्द से जल्द उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। और होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आगे हम लोग लेक्चर में ड्रग मेटाबॉलिज्म के बहुत डिटेल लेक्चर करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।